हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल आउट ऑफ करे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो का है। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो मेरी बौद्ध धर्म की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा बौद्ध धर्म का टॉपिक कंप्लीट कराया है। होप कि आप सभी ने मेरे चैनल पे देखा हो, लर्न किया हो और अब तक आपको अच्छे से याद भी हो गया हो। हम 2 से 4 टॉपिक और कर लेते हैं। उसके बाद मैं सभी टॉपिक्स की एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आप अच्छे से अपनी रिवीजन भी कर लेंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लेटो का जन्म लिखा हुआ है, प्लेटो की मृत्यु, प्लेटो का नाम, उनके पिता का नाम व उनकी माता का नाम। ये काफ़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जन्म 428 BC एंथेस में हुआ था, मृत्यु 348 BC एंथेस में ही हुई थी। प्लेटो का नाम एरिस्टोक्लीस था। इनका बचपन का नाम या जो नाम इनके माता पिता के द्वारा इनको दिया गया था वो एरिस्टोक्लोस था। लेकिन ये जो प्लेटो है ये एक उपाधि है जो इनको इनके गुरु सुकरात ने दी थी, इसलिए इनका नाम प्लेटो पड़ा। पिता इनके ऑरिस्टोन थे और माता पेरिक्शियन थी। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता जब ये बहुत छोटी उम्र के थे तभी उनका देहांत हो गया था और इनकी माता ने किसी और से शादी कर ली थी। तो हम यहाँ पे कुछ इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है एक एक नंबर की क्वेश्चन से पूछी जाती है वो हमने करी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। जब प्लेटो का जन्म हुआ था तो उस समय यूनान में एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध चल रहा था और ये युद्ध बहुत लंबा चला था। 28 वर्ष तक ये युद्ध चला था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, एथेंस और स्पार्टा के बीच के युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्लेटो का जन्म हुआ तो उस समय एथेंस का युद्ध किसके साथ हो रहा था या उस युद्ध का क्या नाम था। तो ये आपने कर लिया। इस युद्ध में हारता तो एथेंस ही है, उसका पतन हो जाता है। अब कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, बाकी पॉइंट्स में तो होगा ही। प्लेटो शुरू से ही राजनीति में जाने के इच्छुक थे। उनकी महत्वाकांक्षा शुरू से ही राजनीति में जाने की थी, कारण इनके परिवार के कुछ सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित थे। क्योंकि ये कुलीन परिवार से थे तो जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही राजनीति में थे तो इनका मन भी राजनीति में जाने का हुआ। लेकिन जब ये सुकरात के शिष्य बने तो सुकरात एक दार्शनिक विचारक थे। उनके दर्शन का और उनके विचारों का प्लेटो पे बहुत प्रभाव पड़ा। एथेंस में 2 तरह की सरकार आई। जब 30 लोगों के शासन की सरकार थी तो उन्होंने सुकरात के ऊपर नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने या बहलाने फुसलाने के आरोप में इन पर अभियोग लगाया था। और बाद में जब लोकतांत्रिक सरकार आई तो इन्होंने इनको कुछ जहर का प्याला देके इनकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि प्लेटो के ऊपर सुकरात का बहुत ही प्रभाव था, वो उनके गुरु थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे, और जब उनके साथ ये व्यवहार किया गया, एक शासन व्यवस्था ने उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए और उनके साथ व्यवहार किया, तो फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति काफ़ी नकारात्मक सोच उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने ही विचार एक शासन व्यवस्था के लिए उत्पन्न किए कि किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। बस प्लेटो के बारे में आप पूरी जानकारी कितनी भी ले लीजिए, यही एक बेस है कि जब उन्होंने अपनी नज़रों के सामने सुकरात के साथ, अपने गुरु के साथ इस तरह का व्यवहार देखा तो उनके मन में जो शासन व्यवस्था के लिए सोच आए, जो विचार आए, वो सब उन्होंने अपनी किताबों में लिखे। उन्होंने एक वर्णन किया कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए या हमें किस तरह की व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेस है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपने पूरा प्लेटो को समझ लिया। मैं आपको यही कहती हूँ कि आपके पास एक बेस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए कि क्यों प्लेटो के विचारों का जन्म हुआ शासन व्यवस्था के लिए, इसके पीछे का कारण, इस पीछे का पहलू आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली। अब जैसा कि हमने पढ़ा, प्लेटो प्रथम यूनानी दार्शनिक थे। वह राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक सृजनात्मक एवं प्रभावशाली विचारक थे। क्योंकि ये यूनान के थे तो ये प्रथम दार्शनिक थे।
यानी प्रथम यूनानी दार्शनिक थे। जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है वो उस समय दिया था, लेकिन उनके योगदान को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना पहले दिया जाता था, क्योंकि उनके विचार बहुत ही सशक्त थे, इतने वैल्यूएबल थे कि वो आज की शासन व्यवस्था पर भी लागू होते हैं और होने भी चाहिए। तो वो प्रथम यूनानी दार्शनिक थे। पूछा जाएगा कौन था दार्शनिक प्रथम, तो प्रथम यूनानी दार्शनिक प्लेटो थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। वे 8 वर्ष तक उनके शिष्य रहे। शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट व चौड़ी कंधे होने के कारण इनको अफलातून भी कहा जाता था। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखने के लिए। प्लेटो आदर्शवादी, दार्शनिक व तर्कवादी थे। कैसे थे? ये इनके विचारों में नज़र आता है कि वो दार्शनिक भी थे, तर्कवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन घुमाने वाला होता है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। इसको आप याद नहीं कर सकते, इसको आप प्लेटो के विचारों से समझ सकते हैं कि जो उन्होंने विचार दिए वो कहाँ तक तर्कवादी थे, कहाँ तक आदर्शवादी थे या कहाँ तक दार्शनिक थे। ये आप जितना उनके थॉट्स को पढ़ेंगे, उनकी शासन व्यवस्था के लिए दिए गए विचारों को समझेंगे, उतना ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक नवयुवक के रूप में प्लेटो की महत्वाकांक्षा राजनीति में भाग लेने की थी। जैसे मैंने बता दिया कि एक कुलीन परिवार से थे और इनके परिवार के सदस्य राजनीतिक क्रियाकलापों में थे, तो ये भी जाना चाहते थे, लेकिन इनके मन में राजनीति के लिए नकारात्मक विचार कहाँ से आया, ये आपने पढ़ लिया। प्लेटो ने अपने 7th लेटर, जो उसकी आत्मकथा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी, समझेंगे भी। प्लेटो ने अपने 7th लेटर, जो उसकी आत्मकथा है, में अपना राजनीतिक विचार दिया। क्या दिया? प्लेटो के अनुसार या तो सत्य और वास्तविकता दार्शनिक राजनीतिक सत्ता में नहीं आएंगे, या जब तक राज्य में शासक किसी देवी आज्ञा से दर्शन के सच्चे सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य के सभी राष्ट्र कभी भी अपनी समस्याओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ प्लेटो ये कहना चाह रहा है, उनके राजनीतिक विचार ये हैं कि जब तक एक शासन व्यवस्था एक दार्शनिक व्यक्ति के हाथ में नहीं आ जाती, जब तक दर्शन राजनीतिक सत्ता में नहीं आएगा, या कोई देवी आज्ञा से दर्शन के सच्चे सिद्धांतों का अनुसार नहीं करेंगे, कहने का मतलब यह है कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था दर्शन पर आधारित होनी चाहिए, और जब तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था दर्शन पर आधारित नहीं होगी, तब तक कोई भी राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये समझना है कि उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को किस पर आधारित बताया है, दर्शन पर आधारित होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति शासन चला रहा है, जो उस शासन व्यवस्था में संलग्न है, वो सभी दार्शनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करें। 399 BC में सुकरात के मृत्युदंड के बाद प्लेटो अपनी सुरक्षा की चिंता में लंबी यात्रा पर चला गया, जिसमें वह इटली, सिसिली और मिस्र में रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जब सुकरात को मृत्युदंड मिला था, कब मिला था? 399 BC में। तब प्लेटो यात्रा पर गए थे और जिन 3 शहर की वो यात्रा पर गए थे, वो इटली था, सिसिली था और मिस्र था। 388 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एथेंस वापस आने के बाद अपनी अकादमी की स्थापना की। इस अकादमी को प्रथम यूरोपियन विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित किया जाता है। ये पॉइंट और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि प्रथम यूरोपियन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो आप इसका नाम प्लेटो ही देंगे, क्योंकि प्लेटो ने ही इस अकादमी की स्थापना करी थी। आगे देखते हैं। इसका पाठ्यक्रम काफ़ी व्यापक था, जिसमें खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और गणित जैसे विषय शामिल थे। अकादमी के दरवाजे पर लिखा था, जिसको गणित का कोई ज्ञान नहीं है वह इसके अंदर ना आए। देखने से और पढ़ने से साफ पता चल रहा है कि केवल वही व्यक्ति जो शिक्षा का उच्च स्तर का ज्ञान रखते हैं, जिनको तर्क विद्या आती हो, वही इस अकादमी में हिस्सा ले सकते हैं। जिनको गणित नहीं आती वो इस अकादमी में प्रवेश ना करें। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि प्लेटो का अगर शिक्षा का रुझान पूछा जाए कि उनका शिक्षा से संबंधित उनके क्या विचार थे, तो आप सीधा इस पाठ्यक्रम के पढ़कर इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि उनके
हिसाब से या उनके अनुसार शिक्षा के अंतर्गत इन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को संपन्न बनाते हैं हर तरीके से। सुकरात प्लेटो की अकादमी के शिष्य थे। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात प्लेटो के गुरु थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि अकादमी के शिष्य कौन थे, तो सुकरात थे। व्यवहारिक राजनीति और दर्शन शास्त्र को जोड़ने के लिए प्लेटो 367 बीसी में साइराक्यूज के नए शासक छोटे डियोनाइसिस को दार्शनिक शासन की कला के लिए सिसिली गया, किंतु यह प्रयोग विफल रहा। इसको मैं समझाती हूँ। वो व्यवहारिक राजनीति को दर्शन शास्त्र से जोड़ना चाहते थे। जैसे कि मैंने कहा कि वो ये चाहते थे पूरी राजनीतिक व्यवस्था दर्शन पर आधारित होनी चाहिए, और वो एक प्रयोग भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सिसिली को चुना। और वो सिसिली ऐसा करने गए कि जो व्यवहारिक राजनीति है उसको दार्शनिक राजनीति से जोड़ा जाए, लेकिन वो इस प्रयास में विफल रहे। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट। अब याद करने वाला कि वो कहाँ गए थे, सिसिली गए थे। उस समय शासक कौन था, तो शासक छोटे डियोनाइसिस थे। प्लेटो के जीवन के अंतिम वर्ष अकादमी में व्याख्यान देने और लेखन कार्य में व्यतीत हुए। 80 वर्ष की आयु अंत में प्लेटो का देहांत हो गया और उसकी अकादमी की देखभाल और व्यवस्था का काम उसके भतीजे स्पेकेसिपस ने किया। प्लेटो की रचनाएं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। यहाँ पे आपको समझने से ज़्यादा याद रखने पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको इनकी रचनाएं याद करनी ही पड़ेगी। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट करेंगे जो क्वेश्चन में आ सकती है या क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की पुस्तक संवादात्मक शैली में है। केवल लॉन्च को छोड़कर उसकी अन्य सभी पुस्तकों में नायक कोई और ना होकर उसके गुरु सुकरात थे। यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगी सुकरात और प्लेटो के बारे में। जब प्लेटो सुकरात के गुरु बने तो उस समय सुकरात एक टोलियों में घूमा करते थे और उनकी टोली में उनके सारे शिष्य हुआ करते थे। और जब वो टोली में घूमते थे तो अपने शिष्यों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए वो किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढते थे जिसे सभी ज्ञान हो सुकरात के अनुसार। फिर सुकरात उनके सामने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करता था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और उन्हें ज्ञान की ज़रूरत है। और जब वो बुद्धिमानी व्यक्ति उनको ज्ञान देना शुरू करता था तो सुकरात उनसे प्रश्न करना शुरू कर देता था। तब सुकरात ये सिद्ध करता था कि इन प्रश्नों के उत्तर इनको नहीं आते। ये उन्हें ही आते हैं जो ये प्रश्नों को जानता है, और ये बात सही भी है। जो अपने प्रश्न पूछ रहा है वही उन प्रश्नों के उत्तर जानता है। और इस तरीके से जब वो संवाद करते थे कि किसी बुद्धिमानी व्यक्ति के पास जाकर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे और बाद में उससे प्रश्न पूछकर उसकी अज्ञानता अपने शिष्यों को दिखाते थे, तो वो एक संवादात्मक शैली होती थी कि वो एक संवाद कर रहे होते थे। और वहाँ पे आखिरी में, हमेशा उस संवाद में आखिरी में सुकरात ही बुद्धिमान निकलते थे। इसलिए प्लेटो पर सुकरात का बहुत ही प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने जितनी रचनाएं करी वो सारी संवादात्मक शैली में करी। आपको संवाद पता होना चाहिए कि संवाद में कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें वो वार्तालाप करते हैं, और उसको हम संवाद शैली कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, यही संवाद होता है। और इसके पीछे हमने कहानी भी करी कि सुकरात कैसे संवादात्मक शैली को, व्यवस्था को अपनाते थे। तो इसीलिए प्लेटो पर प्रभाव पड़ा और उसने भी अपनी रचनाएं संवादात्मक शैली में करी, जिसमें प्लेटो की पुस्तकों के संग्रह में 35 संवाद और 13 पत्र शामिल हैं। अब इसमें से जो आगे आपके लिखे हुए हैं इनके ग्रंथ या इनकी पुस्तकें या इनके संवादात्मक ग्रंथ, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके पास हैं। और ये जो लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के ऐसे आपको याद करने हैं, जिसमें चार्मिडस, लाइसिस, लिड्स, प्रोटागोरस, यूथरीफो, गॉर्जियस, मेनो, द अपोलॉजी, क्रीटो, फाइडो, द सिम्पोजियम, स्टेटमेंट, थिएटिस,
प्रोमांडस, सोफिस्ट, फिलेबस, टिमाउस, लॉन्च व द रिपब्लिक। द रिपब्लिक के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब आगे नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक पुस्तकों में सबसे महान है। वे वास्तव में तत्व मीमांसा, नैतिक दर्शन, शिक्षा, राजनीति, इतिहास का दर्शन, अर्थव्यवस्था आदि विषयों को एक में मिलाकर लिखा गया ग्रंथ है। रिपब्लिक में 10 अध्याय हैं। नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से रीड कर दूंगी। रिपब्लिक बुक एक ऐसी बुक थी जिसमें पूरा सार था कि प्लेटो के क्या विचार थे व किस विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उनकी बुक में तत्व मीमांसा भी थी, नैतिक दर्शन था, उन्होंने शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए, राजनीति के बारे में दिए, इतिहास का दर्शन भी दिया और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर भी उन्होंने अपने विचार दिए। तो सभी बुक्स में से यही बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सभी चीज़ें एक जगह रखी गई थी, यानी उनके विचारों को स्पष्ट रूप से यहाँ पढ़ा जा सकता था, इसलिए रिपब्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक कहलाई। इसमें 10 अध्याय हैं, देख लेते हैं 10 अध्याय में क्या क्या बताया हुआ है। अध्याय 1 में मनुष्य के जीवन, न्याय और नैतिकता की प्रवृत्ति पर विचार किया गया, यानी नैतिकता क्या है, न्याय क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, उस पर इन्होंने बताया। अध्याय 2 से 4 में राज्य के संगठन में शिक्षा प्रणाली के विषय में बताया गया, यानी हम कह सकते हैं कि राज्य के संगठन के संदर्भ में उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया पर अपने विचार दिए। उनका ये मानना था कि राज्य के संगठन के लिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और जो राज्य के संगठन में जो शासक प्रणाली है वो भी शिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को पूरा करती है। ये प्लेटो का मानना था। अध्याय 5 से 7 आदर्श राज्य के संगठन के विषय में बताता है। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, स्टार्टिंग में भी यही कहा कि इन्होंने राजनीतिक दर्शन दिया है, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे के जब आप पॉइंट करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से मैंने आपका बेस पहले ही बना दिया है ताकि आपको समझ आए। क्योंकि जब वो शासन के बारे में बात करें कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तो उसमें राज्य के बारे में भी होगा। तो वो हमेशा से चाहते थे कि एक ऐसा राज्य बने जो आदर्श हो, जिसमें दर्शन हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें लोगों को समानता दी जाए, लोगों की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए, लोगों की आवश्यकताओं को देखा जाए। तो उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना करी थी। वो ऐसा राज्य बिल्कुल भी नहीं चाहते थे जहाँ शासक केवल अपने हित में काम करे, अपने लोगों के जहाँ फ़ायदा हो रहा है उनका फ़ायदा करे और जो शत्रु हैं उनका नुकसान करे। वो ऐसी सरकार नहीं चाहते थे। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। अध्याय 8 से 9 हमें बताते हैं कि जब व्यक्ति और राज्य पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर व्यक्ति और राज्य दोनों ही पथभ्रष्ट हो जाए तो आगे क्या इसके परिणाम निकल सकते हैं। अध्याय 10 के 2 भाग हैं। भाग 1 दर्शन का कला के साथ संबंध बताता है कि दर्शन और कला का क्या संबंध है, और भाग 2 में आत्मा की क्षमता के विषय की चर्चा की गई है। तो यहाँ हमने देखा कि रिपब्लिक उनकी जो बुक थी, उन्होंने अपने सारे विचार, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे राज्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो, हर एक चीज़ और दर्शन सब कुछ उसमें उन्होंने दे रखा है। सब कुछ, सभी विषय पर उनके विचार हमें मिलते हैं। तो इसीलिए रिपब्लिक इतनी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अब आपको पता चला होगा कि रिपब्लिक क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कि उसके क्या अध्याय हैं, कितने हैं और किसमें क्या है, आपको ये भी पता चल गया। अब देखते हैं उनकी कार्यपद्धति। कार्यपद्धति का मतलब यहाँ पे ये है कि जब वो एक शासन व्यवस्था को अपनाने की बात कर रहे हैं तो उस शासन व्यवस्था के लिए हम किस तरह की कार्य पद्धति को अपनाएंगे, यानी उन सभी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हम किन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। तो ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। आपको याद रखना है कि इन्होंने वो कौन सी कार्य पद्धतियाँ अपनाई थी। प्लेटो की कार्य पद्धति निगमनात्मक है, यानी निष्कर्ष निकालने वाली है। यह कार्य पद्धति
दार्शनिक पद्धति भी कहलाती है, क्योंकि उन्होंने दर्शन पे ही मुख्य बल उनका दर्शन ही था, दार्शनिक विचार उनके थे, तो ये दर्शन पद्धति भी कहलाई। इसके अलावा उन्होंने और भी पद्धतियाँ अपनाई हैं, जैसे संवादात्मक, जो हम देख ही चुके हैं कि उनके सभी पुस्तकों या ग्रंथ में संवाद शैली पर बल दिया गया और उसी शैली में सभी पुस्तक लिखी गई हैं। विश्लेषणात्मक व उद्देश्यपरक भी है, विश्लेषणात्मक भी है व उद्देश्यपरक भी है। उद्देश्यपरक यानी एक उद्देश्य के साथ एक लक्ष्य भी है, वो उद्देश्यपरक होती हैं। अब देखते हैं सुकरात का आधार। इनके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके गुरु का था। देखते हैं कि क्या वो बातें थी जो इन्होंने अपने जीवन में अपनाई, या किस तरह से सुकरात इनके ऊपर प्रभावशाली रही। प्लेटो सुकरात की तर्क विद्या से अत्यधिक प्रभावित था। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक टोली के अंदर जिस तरह से संवादात्मक शैली अपनाकर अपने आप को बुद्धिमान प्रस्तुत करते थे, तो एक तरह से वो तर्क का ही प्रयोग करते थे, तो वो उनकी तर्क विद्या से काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार प्लेटो के रूप में सुकरात ने दोबारा जन्म लिया। ये डेफिनेशन ऐसी कैसी पूछी जा सकती है कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने दोबारा जन्म लिया, ये किसने कहा? ये मैक्सी ने कहा है। कुछ डेफिनेशन मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आ भी रखी है एग्ज़ाम्स में। अगला देखते हैं प्लेटो के अनुसार। अब प्लेटो ने खुद क्या कहा वो देखते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने एक असंस्कृत गैर यूनानी ना बनकर एक यूनान के रूप में जन्म लिया, एक दास ना बनकर स्वतंत्र बनकर जन्मा और एक स्त्री ना होकर पुरुष बना। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। तो उनकी इस डेफिनेशन से पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा आभारी और प्रभावी दोनों ही थे कि वो सुकरात के सुकरात के शिष्य बने। प्लेटो अपने गुरु के सिद्धांत सद्गुण ही ज्ञान है को अपने दर्शन में एक प्रमुख स्थान देता है। उसके अनुसार मानव स्वभाव में 4 तत्व हैं: तर्क, साहस, संयम और न्याय। ये आपको लर्न करना है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसने दिया था? ये था सुकरात का। ये सुकरात का सिद्धांत है, लेकिन प्लेटो ने भी इस सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने कहा कि उनके अनुसार मानव स्वभाव में 4 तत्व हैं। तर्क है, जो कि हम देखते ही आ रहे हैं कि इन्होंने तर्क विद्या, तर्क, ये खुद तर्कवादी हैं, तो साहस है, संयम और न्याय। गुरु सुकरात से शिक्षा लेकर प्लेटो ने कहा कि शासक उसे होना चाहिए जो प्रशासन की कला, विज्ञान, समझ से परिचित हो। आखिर में वो ये भी मानते थे कि एक शासक वो होना चाहिए जो शासन की कला से भली भांति परिचित हो, समझ भी हो और कला विज्ञान भी, प्रशासन की कला विज्ञान भी उसके अंदर हो। सुकरात के अनुसार जनता बीमार है, हमें शासकों का इलाज करना चाहिए। सेम आपकी ये डेफिनेशन आ सकती है। आपको याद रखना है कि सुकरात के अनुसार जनता बीमार है, हमें शासकों का इलाज करना चाहिए। किसने कहा था? सुकरात ने। अब आते हैं विचार का सिद्धांत। प्लेटो का आकार या विचारों का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत से परस्पर संबंधित था। प्लेटो का विश्वास था कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान निश्चित है तथा नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान निर्धारित, स्थायी व अपरिवर्तनीय है। ज्ञान पे उन्होंने बहुत बल दिया और उन्होंने अपने आकार या विचारों के सिद्धांत को ज्ञान से जोड़ा। इस पूरे पॉइंट का यही मतलब है कि उनका जो आकार या विचारों का सिद्धांत था वो भली भांति, वो पूरी तरीके से ज्ञान से संबंधित था। और ज्ञान को लेकर उनके क्या विचार थे कि ज्ञान स्थायी है, अपरिवर्तनीय है और ज्ञान निर्धारित है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता और ये निश्चित है। आकार का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था, क्योंकि हम यहाँ आकार और विचारों का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आकार के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है इसको मैं समझा दूंगी, आप देखना। व्यक्ति को कैसे पता लगता है और किस प्रकार की चीज़ें उस प्रकार की हैं जैसे कि वह है, और यह भी कि कैसे अपना आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। ये समझना है कि किस प्रकार की चीज़ें आपके आसपास हैं और वो जिस प्रकार की हैं क्या वो उसी ही प्रकार में है, ये आपको
समझना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं दुनिया, जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो भौतिक दुनिया देख रहे हैं, क्या वो वैसी है जैसी हमें दिख रही है या कुछ अलग है। तो यही इनका मतलब था कि और कैसे अपना आदर्श प्राप्त कर सकते हैं, कि उस स्थिति में रहते हुए हम कैसे अपना आदर्श या अपने आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे आकार के सिद्धांत को, इसकी विशेषताएं। आकार या विचार में, ज्ञान और प्रतीति में, वास्तविकता या मत में उसी प्रकार का अंतर होता है जैसे कि आदर्श या अदृश्य दुनिया और भौतिक या दृश्य दुनिया में होता है। यानी अगर हम देखें तो सभी चीज़ों में एक अंतर है और उस अंतर को हम स्पष्टतः देख सकते हैं। वास्तविक दुनिया आदर्श दुनिया बन सकती है, यानी जो वास्तविक दुनिया है वो आदर्श बन सकती है। बिल्कुल प्लेटो ने यही कहा है कि किस तरह से हमारे आसपास का दृश्य है, दुनिया है, जो प्रकृति है, जो भौतिक रूप है प्रकृति का, उसको देखना है और समझना है कि वो क्या चीज़ है और वो कैसी है। अगर वो हमें समझ में आ गई तो हम उसको आदर्श बना सकते हैं और उसका आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ज्ञान विचार को बदल सकता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम विचारों को भी बदल सकते हैं और ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दिखाई देने वाली दुनिया वास्तविक दुनिया की छाया मात्र है। जो दिखाई देता है वह आकार नहीं है बल्कि आकार का एक स्वरूप मात्र है। अब आप समझ गए होंगे कि आकार का सिद्धांत क्या है, कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक दुनिया है, वो एक छाया मात्र है। और वो व्यक्ति से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने आसपास की प्रकृति को देखिए, समझिए और उसे एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कीजिए। आगे देखते हैं, न्याय का सिद्धांत। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने न्याय का सिद्धांत सिर्फ सुकरात के संदर्भ में दिया था। जब उन्होंने देखा कि शासन व्यवस्था कितनी क्रूर थी, इसलिए उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया और इस न्याय के सिद्धांत को आप रिपब्लिक बुक में अच्छे से समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, प्लेटो के अनुसार एक न्यायोचित राज्य सभी की अच्छाई की ओर ध्यान रखकर प्राप्त किया जा सकता है। एक न्यायोचित वर्ग में शासक, सैन्य बल तथा कामगार सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी किसी का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता। जो उन्हें करना चाहिए वो वही करते हैं। शुरू से वो इसी बात पे बल दे रहे हैं कि व्यक्ति को खुद से समझना चाहिए कि क्या चल रहा है आसपास, उसको समझ के और ज्ञान के माध्यम से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी न्याय की अवधारणा बहुत नैतिकता पर आधारित है और दर्शन पर आधारित है। आगे देखते हैं, प्लेटो के लिए न्याय एक नैतिक अवधारणा है। मैंने जैसा कि कहा कि प्लेटो के लिए न्याय क्या है, कि न्याय क्या है, एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो के न्याय की धारणा को वैधानिक या अदालती न्यायिक नहीं माना जाता है। ये कानून की सीमा के अंदर नहीं आती। यानी जो उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया उसमें कानून का, वैधानिक या अदालती का या न्यायिकता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने जो न्याय की सिद्धांत दिया या जिस राज्य की उन्होंने संकल्पना दी वो पूरी तरह से नैतिकता और दर्शन पर आधारित था। उसमें केवल लोगों के लिए हितकर था। इस तरह का राज्य होना चाहिए जो लोगों के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये अवधारणा दी। न्याय के सिद्धांत की विशेषता देख लेते हैं। यह अधिकारों का आनंद उठाने से कर्तव्य का दायित्व वहन अधिक है। यानी हमें अपने अधिकारों का आनंद तो उठाना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन सादा करना चाहिए। यह व्यक्ति का उसके अपनी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार समाज को योगदान है। यानी जो व्यक्तियों की जितनी सामर्थ्य है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी योग्यता है, उसके अनुसार वो अपना योगदान दे। यह सामाजिक नैतिकता है, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व है। न्याय और कुछ नहीं, बस यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को बस वही करना चाहिए जिसके लिए वह प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के सामान्य हित के लिए वही कार्य करना चाहिए जो हितकर है। तो यहाँ हमने यही देखा कि सिद्धांत कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। 2 पॉइंट और है, देख लेते हैं। न्याय का अर्थ है विशेषज्ञता और उत्कृष्टता। न्याय का अर्थ यहाँ पे लिया गया है विशेषज्ञता से, यानी ज्ञान भरपूर होना चाहिए, उत्कृष्टता भी उसमें होनी चाहिए। न्याय सार्वजनिक एवं निजी सद्गुण दोनों है। न्याय सार्वजनिक भी है और निजी सद्गुण भी है, यानी व्यक्ति को अपने निजी स्तर पर भी परिवर्तन करना है और सार्वजनिक तो है ही।
तो यहाँ पे पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि उनका न्याय का सिद्धांत क्या था। वो चाहते थे कि एक ऐसे समाज की रचना हो जिसके अंतर्गत किसी तरह का कोई लोगों पे नियंत्रण ना हो, लोगों के साथ अहितकर ना हो, केवल शत्रुओं के साथ शत्रु व्यवहार और मित्रों के साथ मित्रता का व्यवहार ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपनी जनता के बारे में सोचे। तो उन्होंने इस तरह से न्याय का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कोई कानून नहीं बताया, कोई अदालती कार्यवाही नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एक शासक को अपने राज्य को किस तरह से चलाना चाहिए। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्लेटो ने अपनी एक अवधारणा, एक विचार प्रस्तुत किया और जो उन्होंने दिया वो राजनीतिक क्षेत्र में इतना प्रभावशाली रहा कि आज भी उनके विचार और सिद्धांत हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। आगे का टॉपिक अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कुछ अभी और टॉपिक रह गए, जैसे उनकी शिक्षा की क्या योजनाएं थी और वे कौन से विचारक थे जिन्होंने प्लेटो की आलोचना करी थी और किस प्रकार की आलोचना करी थी। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं। क्योंकि बहुत बार आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि किसने प्लेटो की आलोचना किस संदर्भ में करी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर बिल्कुल करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आप आज ही मेरा चैनल कर लीजिए, क्योंकि अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो यूपी टीजीटी सोशल साइंस की चल रही है, जिसमें 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट हम एक एक करके सभी टॉपिक कवर करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हम जल्दी ही सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। सो थैंक यू। होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप इसको अच्छे से लर्न कर लें।